देखो ध्यान से देखना, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेके 1990 तक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए। इस पार्ट के अध्ययन के बाद आप क्या जानोगे भाई? भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य जानोगे। यूपीएससी ने तो 1-2 बार ही पूछे हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, परंतु अगर आप सीडीएस इंडियन के पेपर देखो, उन्होंने बहुत बार पूछा है छोटे मोटे एग्जाम में। कल देख रहा था ऐसे पेपर रात को, तो मैंने देखा कि पूछे जाते हैं अभी पंचवर्षीय योजना से कौन सी पंचवर्षीय योजना लक्ष्य। भाई यूपीएससी ने ऐसा नहीं पूछा है, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। वर्ष 1950 से 1990 तक विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि और उद्योग में अपनाएगी विकास की नीतियों को समझेंगे। एक नियमित अर्थव्यवस्था के गुणों तथा सीमाओं की विवेचना कर सकेंगे। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्लानिंग, ये चीज़ याद रखना। विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन के लिए नए अवसर उपलब्ध करवाएगी। तो ये होती है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, इसका उद्देश्य ये था, ठीक है। अब ध्यान समझना, यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं बता दूंगा कौन कौन से आए हुए हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ था। अंततः 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विधाता बन गए। अब राष्ट्र के नव निर्माण को कार्य हमारे अपने हाथों में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ हो सकती है, ठीक है, जैसे पूंजीवादी है, समाजवादी है और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला है, ठीक है। अब एक बार थोड़ा यहाँ देखो कि नहीं, ये तो कोई काम का नहीं है, छोड़ो। पर जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा, किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन, खेत और कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। अब इसके मैं पीछे कारण बताता हूँ। अगर थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो थोड़ा रहता है। जब 1929 की आर्थिक मंदी आती है ना, विश्व आर्थिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उस टाइम रसिया एक ऐसा देश था जिसमें आर्थिक महामंदी नहीं आई थी और उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, ठीक है। तो उसी टाइम क्या होता है, नेहरू जो होता है, नेहरू याद करो कि 1929 के उस दौर में वो अध्यक्ष भी बनता है कांग्रेस का। तो वो है ना उस टाइम चाइना में विजिट करता है वो, तो रशिया में। तो रशिया में जब विजिट करता है तो उसको देखता है कि ये तो बहुत ज़रूरी है। फिर वहाँ पे देखा उन्होंने, तो उनको जब आज़ादी के बाद वहाँ का उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो वही कारण था कि उन्होंने जो है बाद में जो है भारत में जो समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसको लागू किया। तो ये चीज़ें थोड़ा हिस्ट्री है इसके पीछे, इसलिए नेहरू ने उसको चीज़ों को प्रमोट किया। उससे पहले तुम्हें पता है, जब प्लानिंग कमीशन जो है भारत आज़ाद हुआ था ना, उससे पहले भी इस टाइप की संस्थाएं बनने लग गई थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ जाके देखा भाई ये जो रूस है क्यों बचा आखिर में, इतने पूरे वर्ल्ड में आर्थिक महामंदी आई हुई है। इस कारण से उसने ये अपनाया था, ये चीज़ याद रखना। इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के सशक्त क्षेत्रक होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। तो आर्थिक प्रणालियों के प्रकार होते हैं। प्रत्येक समाज को 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, वस्तुओं और सेवाएं किस प्रकार उत्पादित की जाए, उत्पादक इस कार्य में मानव श्रम का अधिक उपयोग करे या अथवा पूंजी मशीनों का, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए। अभी तीनों इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर किसी पूंजीवाद अपनाया जाता है, किसी में समाजवाद, किसी में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर तो मांग और पूर्ति का बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। बाजार अर्थव्यवस्था में, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग है। इसमें वही वस्तुएं उत्पादित की जाती है जिन्हें देश के घरेलू या विदेशी बाजारों में सलाह बेचा जा सके। यदि कारों की मांग है तो कारों का उत्पादन होगा, साइकिलों की मांग है तो साइकिलों का उत्पादन होगा। यदि श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन के अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना, इसलिए हर कंट्री में वेरी करता है, यही कारण याद रखना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है, ये चीज़ भी याद रखना, और वे किन वस्तुओं सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। अभिप्राय यह है कि खरीदने के लिए जेब में रुपए होने चाहिए। कम कीमत पर गरीबों के लिए घर आवश्यक है, किंतु इसकी गणना बाजार मांग को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मांग के अनुसार गरीबों की क्रय शक्ति नहीं है।
परिणाम स्वरूप इस वस्तु के उत्पादन और पूर्ति बाजार शक्ति के अनुसार नहीं हो सकती। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था को अपनाने से हमारे देश के अधिकांश लोगों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर ही नहीं मिल पाता। आप जैसे आज देखोगे ना, तो बीजेपी बहुत क्रिटिसाइज करती है नेहरू को, भाई नेहरू ने उस टाइम कैपिटलिज्म नहीं अपनाया इसलिए आज भारत पीछे है, ये सब सारी चीज़ें। पर हकीकत देखोगे ना, अगर उस टाइम अगर ऐसा कर दिया जाता ना, तो आज जो इंडिया की गरीबी में गारंटी साथ लिख के दे रहा हूँ कि 50% ज़्यादा और ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा गरीब होते लोग अगर उस टाइम अपन कैपिटलिज्म अपना लेते। जैसे आज देखो ना, मतलब 1991 के बाद में देखोगे ना, तो इनकम इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अडानी जैसे लोग बहुत उभर रहे हैं, पर जो बिलो परसेंटेज लोग हैं वो बहुत गरीब है आज भी, उनकी इनकम में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये चीज़ भी हमेशा याद रखना। देखो जैसे इंटरव्यू में जाओगे या मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मैच्योरिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि भाई उस टाइम नेहरू ने वो मॉडल क्यों अपनाया, वो भाई उस टाइम देश की ज़रूरत थी उस टाइम। अगर उसी टाइम अपन कैपिटलिज्म अपना लेते तो सब भूल जाओ कि ये है जो आज एम्स बने हुए हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की कॉलेजें बनी हुई, स्कूलें बनी हुई, नहीं बन पाती। आज तुम बताओ कितने गवर्नमेंट स्कूलों में, कितना गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया चीज़ों का। तो उस टाइम देश की ज़रूरत थी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी है ना, यही होता है। अब जैसे अभी कोई नए बच्चे से तुम पूछोगे जो बीजेपी के आइडियोलॉजी से प्रभावित होगा, तो बोलेगा नेहरू को गाली देंगे, तो वो नेहरू को समझा ही नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, मैच्योरिटी होना चाहिए। बेसिक स्टूडेंट में एक सामान्य स्टूडेंट में अंतर होना चाहिए। अरे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आ जाएगी, वो कहीं से नहीं आने वाली। अब देखो इसमें साफ दिया हुआ है, समाजवादी समाज इन तीनों प्रश्नों के उत्तर पूर्णतः विभिन्न तरीके से देता है। समाजवादी समाज में सरकार ये निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यह माना जाता है कि सरकार ये जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या है, इसलिए लोगों की व्यक्तिगत इच्छाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। सरकार ये निर्णय करती है कि वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण किस प्रकार किया जाए। सिद्धांत ये माना जाता है कि समाजवाद में वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं। इसके विपरीत एक समाजवादी राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराता है। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का विस्तार नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु राज्य की होती है। उदाहरण के लिए चीन और क्यूबा में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती है। अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं, अर्थात सरकार तथा बाजार एक साथ इन तीनों प्रश्नों को उत्तर देते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन हो तथा किस प्रकार वितरण किया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है, तथा सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। इसीलिए भारत ने ये वाला मॉडल अपनाया था। ठीक है, अब देखो योजना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नगीना तुम बता रही थी ना कि वो पहला टॉपिक GS3 का कहाँ से है, देखोगे तो यही है वो नोट्स प्लानिंग। योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनको एक निर्दिष्ट समय अवधि में प्राप्त करना होता है। भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती है और इसे पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। यह शब्दावली राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणी देश पूर्व सोवियत संघ से ली गई थी। तो ये मैं बता रहा था, पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट वहीं से आया था। ये 1929 की आर्थिक मंदी में जो रशिया ने अपनाई थी ना उसमें क्या जैसे कि एक यूपीएससी हिंदी करके जो चैनल चलाते हैं ना टीचर्स, जानता हूँ मैं। तो हाँ, तो सर वो कहते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड में से क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन मैंने ट्राई करा तो मुझे तो ढूंढने में सारा समय निकल जाता है। कोई ऐसा तरीका है जिससे कि ये हो जाए? मैं उठा के पेपर में पीवाई को लिख ले चुपचाप, उससे ज्यादा और क्या लिखोगे तुम? वो तो कर लो, हमेशा एक्सपेरिमेंट ही करते रहोगे क्या? तुम्हें जो दिया जाता है वो काम तो करो मत, तुम भटकते रहो इस दुनिया में ऐसे ही। अभी फिर तो ऐसे मैं फिर बता रहा हूँ 5 अटेम्प्ट और लगेंगे यूपीएससी निकालने में। तुम्हें ऐसे भटकोगे तो जो काम बोला जाता है वो तो किया जाता नहीं, तुम लोगों से भटकते रहो इधर उधर। तो मेरे पहली बात तो मेरे समझ में नहीं आ रहा तुम उधर गए क्यों? नहीं वो कभी-कभी एक चीज याद रखना, मैं एक चीज बताता हूँ, तुम लोग समझते नहीं हो इस चीज को। देखो IAS बनते हैं 1000 लोग, ठीक है,
और मेरा मानना है कि कुछ ही लोगों का कॉमन होता है, सब लोगों की अपनी अपनी डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है। कल मैं ऐसे रात को देख रहा था कि नींद नहीं आ रही थी, तो मैं देखा कि इंटरव्यू जिनके हो रहे हैं ना, अभी मैं उनके वीडियो देख रहा था, ऐसे 5 लगभग 4-5 लोगों को मैंने देखा। तो एक बंदा तो साफ बोला था कि भाई मैंने ओनली पीवाईक्यू किया है, इसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं। मेरा मानना है कि ओनली स्टैटिक अपना एनसीईआरटी पढ़ो और पीवाईक्यू अच्छे से कर लो। करंट अफेयर अगर आपका स्टैटिक बहुत अच्छा है तो करंट अफेयर नहीं भी पढ़ के जाओगे तब भी काम हो जाएगा आपका, ठीक है। वहीं पे दूसरा बंदा आता है, वो बोलता है कि नहीं मैं तो पीटी 365 भी पढ़ा, डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ता था, ऐसे करता था, तब जाके मेरा करंट अफेयर भी ज़रूरी है। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि बहुत सारे तरीके से एग्ज़ाम को निकालने के। अब तुम जैसे मान लो मेरे पास आए तो मैं तो साहब बोलूँगा भाई पीवाईक्यू करो। अब तुम कहीं और से सुनोगे तो फिर लगेगा तुम्हें ये भी करना चाहिए, फिर करो, फिर भटकते रहो। फिर गाइडेंस का मतलब क्या हुआ भाई? गाइडेड हो तो एक जगह से हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं, तुम 10 जगह की चीज़ें मानोगे तो ये चीज़ याद रखना, भटकोगे तुम लोग। चलो ठीक है, आगे देखो। हमारा योजना के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का उल्लेख नहीं किया गया, अपितु उनमें आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता है। इस दीर्घकालिक योजना को परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है। यह तो संभव नहीं होगा कि सभी योजनाओं में उसके सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। वस्तुतः विभिन्न लक्ष्यों में कुछ अंतर्द्वंद भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता को कम करती है तो आधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने के लक्ष्य तथा रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य में विरोध हो सकता है। आयोजकों को इस प्रकार के विरोधों को संतुलन करना पड़ता है। यह कार्य इतना सहज नहीं है। भारत की विभिन्न योजनाओं में अलग अलग लक्ष्यों पर बल दिया गया है। हमारी पंचवर्षीय योजना यह नहीं बताती कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन किया जाएगा। यह न तो संभव है, न ही आवश्यक। पूर्व सोवियत संघ ने यह कार्य करने का प्रयास किया था और वह पूरी तरह विफल रहा। अतः इतना ही पर्याप्त है कि योजनाएं उन्हीं क्षेत्रकों के विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, जैसे विद्युत उत्पादन और सिंचाई आदि। शेष को बाजार पर छोड़ देना जाना ही अधिक श्रेयस्कर होगा। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी, तो ये देख लिया। निजी क्षेत्र को भी योजना का प्रयास के एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना के युग का सूत्रपात हुआ। तो ये चीज़ याद रखना, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2019 के क्वेश्चन जाके देखे ना, पीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या होता है? किसी योजना के स्पष्ट निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया गया है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना ही पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जानी है। हाँ, योजनाकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जहाँ तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई अंतर्विरोध ना हो। आइए योजना के इन लक्ष्यों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करें। समृद्धि, ग्रोथ, इसका अर्थ है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की दक्षता में वृद्धि से है। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि है। जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। ये चीज़ याद रखना। पहले पूछते थे, अब तो ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछती है। यदि जीडीपी का समृद्धि का मतलब बताऊं आसान भाषा में सर? बताइए। एक होता है विकास। विकास में होता है कि मुझे 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है और मैं 1 लाख रुपए को खर्च कर दे रहा हूँ, सेविंग नहीं कर पा रहा। लेकिन यही समृद्धि में मैं 1 लाख रुपए अगर कमा रहा हूँ तो 20,000 रुपए अगर मैं सेविंग कर रहा हूँ तो ये होती है समृद्धि। ये किसने बोल दिया? ये कहाँ से डेफिनेशन? सेविंग को समृद्धि थोड़ी ना बोलते हैं। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में अगर कुछ डेवलपमेंट होती है, आप कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं या आप में कुछ विशेष जुड़ता है, तो उसको बोलते हैं समृद्धि। हे भगवान। पैसे के साथ साथ नैतिक विचारक भी हो। हालांकि ऑथेंटिक वो नहीं है, पर मीन तो यही निकाला जा सकता है ना। सेविंग थोड़ी ना आएंगी उसमें।
अमित गलत चीजें पढ़ रहे हो तुम लोग। चलो ठीक है, देखो यदि जीडीपी को मैंने कभी पढ़ा है सर, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। तो आर्थिक विकास का मतलब मैंने यही पढ़ा है सर, वो उन्होंने पढ़ाया कि आर्थिक विकास जो होता है ना सर, अगर 1 लाख रुपए मिल रहा है तो ठीक है, मेरा विकास हो रहा है, लेकिन मैं सेविंग नहीं कर रहा हूँ। और आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है कि 1 लाख रुपए अगर मुझे मिल रही है तो मैं 20,000 रुपए सेविंग कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गोल्ड खरीद रहा हूँ, जमीन कर रहा हूँ, तो वो हो गई पहली मेरी बात आर्थिक तो समृद्धि। अमित तुम ऐसा गलत मतलब कॉन्सेप्ट पे हो। एक चीज़ याद रखना कि आर्थिक विकास जो होता है बड़ी टर्मिनोलॉजी है, आर्थिक समृद्धि छोटी टर्मिनोलॉजी है। जब आर्थिक समृद्धि होती है तब आर्थिक विकास ऑटोमेटिक होता है। तो ये मैं गारंटी से बता रहा हूँ, तुम गलत कॉन्सेप्ट लेके घूम रहे हो। चलो आगे बढ़ो, गलत कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक, आगे देखो। यदि जीडीपी को एक केक मान लिया जाए तो समृद्धि का अर्थ है इसके आकार में वृद्धि होगा। देखो अब इधर देखो, सिंपल सी बात है। यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे। यदि भारतीय जनता का अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। इन क्षेत्रों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है, तो कुछ में सेवा क्षेत्र की वृद्धि अधिक योगदान करती है। एक बार दोनों देख लेते हैं। महालनोबिस मॉडल है जो भारतीय योजना के निर्माता थे। पंचवर्षीय योजना में इसी को इम्पोर्टेंस दिया गया था, तो पहली पंचवर्षीय योजना का नाम भी ये भी माना जा सकता है। हमारी पंचवर्षीय योजना के निर्माण में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान रहा है। उनमें सांख्यविदी प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नाम उल्लेखनीय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सामान्यतः विकासात्मक योजना में एक अति महत्वपूर्ण योगदान है। योजना का काम सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ है। इसमें भारतीय योजना के लक्ष्य से संबंधित आधारिक विचार दिए गए हैं। ये योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। इस अर्थ में उन्हें भारतीय योजना का निर्माता माना जा सकता है। महालनोबिस का जन्म 1983 में कोलकाता में हुआ था। इसकी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता तथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हुई। सांख्यिकी विषय में उनके योगदान के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। 1946 में उन्हें ब्रिटेन के सोसाइटी का फेलो सदस्य बनाया गया। यह वैज्ञानिकों की सर्वाधिक प्रतिष्ठित संगठन है जिसका सदस्य केवल उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को ही बनाया जाता है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नाम का एक जर्नल निकाला है जो आज भी सांख्यविदों के लिए परस्पर विचार विमर्श के लिए एक प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है। आज भी आईएसआई तथा सांख्य दोनों का ही समस्त विश्व में सांख्यविदों और अर्थशास्त्रियों द्वारा अति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत तथा विदेशों से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किए जाने की सलाह दी। कालांतर में इनमें से कुछ अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार मिला। यही इस बात को दर्शाता कि उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान थी। महालनोबिस द्वारा आमंत्रित किए गए अर्थशास्त्रियों में वे लोग थे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाजवादी सिद्धांतों के कटु आलोचक थे। दूसरे शब्दों में वह अपने आलोचकों को सुनने के इच्छुक भी थे। यह उनकी महान विद्वता का द्योतक है। आज अनेक अर्थशास्त्री महालनोबिस के योजना संबंधी दृष्टिकोण का अस्वीकार करते हैं, परंतु भारत को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। सांख्यिकी सिद्धांत में उनके योगदान में लाभ उठाते रहेंगे। सेवा क्षेत्र क्या होता है? देश के विकास के साथ साथ इसमें संरचनात्मक परिवर्तन आता है। भारत में तो यह परिवर्तन बहुत विचित्र रहा है। सामान्यतः विकास के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता है और उद्योगों का अंश प्रदान होता है। ये चीज़ याद रखना, भारत में उल्टा हो गया। विकास के उच्चतर स्तर पर पहुंचकर जीडीपी में सेवाओं का अंशदान अन्य दोनों क्षेत्रों से अधिक हो जाता है। भारत में जैसा कि एक गरीब देश में अपेक्षा की जाती है, जीडीपी में कृषि का अंश 50% से अधिक था, किंतु 1990 में सेवा क्षेत्र का अंश बढ़कर 40.59% हो गया। यह कृषि तथा उद्योग दोनों से अधिक था। ऐसी स्थिति तो प्राय विकसित देशों में ही पाई जाती है। 1991 के बाद की अवधि में तो सेवा क्षेत्र के अंश की समृद्धि की प्रवृत्ति और बढ़ गई। इसी देश में वैश्वीकरण का प्रारंभ हुआ। इसकी चर्चा अगले अध्याय में विस्तार से की जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना कि भारत में जैसे होना चाहिए था भाई, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट हो, फिर मैन्युफैक्चर, फिर सर्विस सेक्टर होना चाहिए। भारत में डायरेक्ट क्या हो, एग्रीकल्चर डायरेक्ट मैन्युफैक्चर सेक्टर में आ गए। इसी कारण से लोगों को ना भारत में बेरोजगारी होने का सबसे बड़ा कारण यही है। तो ये चीज़ भी याद रखना। आधुनिकीकरण, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेतों की पैदावार बढ़ा सकता है। उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है। नई प्रौद्योगिकी अपनाना ही आधुनिकीकरण है। ये चीज़ याद रखना, मॉडर्नाइजेशन।
औद्योगिकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है, जैसे स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। परंपरागत समाज में नारी का कार्यक्षेत्र घर की सीमाओं तक सीमित मान लिया जाता है। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं को घर से बाहर बैंकों, कारखानाओं, विद्यालयों और आदि स्थानों पर प्रयोग किया जाता है, और ऐसा करने वाला समाज ही अधिकांशतः समृद्ध होता है। ये चीज़ याद रखना, महिलाओं की जब तक कैपेसिटी का आप यूटिलाइज नहीं करोगे तब तक कोई भी देश जो है विकसित देश नहीं बन सकता। ये चीज़ याद रखना। आत्मनिर्भरता, कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का महत्व दिया गया, जिसका अर्थ है कि उन चीज़ों के आयात से बचा जाए जिनका देश में ही उत्पादन संभव था। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह आशंका भी थी कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती थी, इसलिए उसका यूज भी नहीं किया गया। समानता, क्योंकि उस टाइम मेरा भारत डरा हुआ था। समझ हुआ था, अंग्रेज जब वो आए थे, व्यापार के लिए आए थे, फिर इतने सालों तो गुलाम बनाए, तो इसलिए भारत ने क्लोज इकोनॉमी सिस्टम रखा उस टाइम। केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हो, केवल धनी लोगों तक ही सीमित ना रहे। सोचो अभी ऐसा कितना हो रहा है, परंतु गवर्नमेंट कहाँ कुछ कर रही है इनइक्वलिटी रिड्यूस करने के लिए। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए, और धन संपत्ति के वितरण की असमानताएं भी कम होनी चाहिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने किस प्रकार इन 4 लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए प्रयास किए तथा कृषि उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ये प्रयास कहाँ तक सफल रहे। वर्ष 1993 के बाद अपनाई गई नीति और विकासात्मक मुद्दों के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। स्वामित्व तथा प्रेरणाएं। किसान को भूमि, यह नीति इस विचारधारा पर आधारित है कि यदि किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया जाए तो वे उत्पादन बढ़ाने में अधिक रुचि और उन्हें अधिक प्रेरणा मिलेगी, रुचि लेंगे। इसलिए क्योंकि भू स्वामित्व से कृषक को अधिक उत्पादन का लाभ मिलता है। काश्तकारों को भूमि में सुधार कोई प्रेरणा नहीं होती, क्योंकि अधिक उत्पादन से जमींदारों को लाभ मिलता है। प्रेरणा प्रदान करने में स्वामित्व के महत्व को बताने के लिए पूर्व सोवियत संघ के किसानों के द्वारा बिक्री हेतु फलों की पैकिंग करने में लापरवाही का उदाहरण दिया जाता है। वे सड़े गले फलों और ताज़े फलों को एक ही बॉक्स में पैक कर देते थे। आज प्रत्येक किसान ये जानता है कि सड़े गले फल ताज़े फलों को भी खराब कर देते हैं। यदि उन्हें एक साथ पैक किया जाए तो इससे किसान को ही हानि होगी, क्योंकि वो फल बिक नहीं पाएंगे। अतः प्रश्न उठता है कि सोवियत संघ के किसान ऐसा क्यों करते थे जो उनको साफ तौर पर हानि पहुँचाए। इसका अर्थ है किसानों के सम्मुख प्रेरणाओं से, क्योंकि पूर्व सोवियत संघ में किसान भूमि के स्वामी नहीं थे, अतः न उन्हें लाभ होता था न हानि। स्वामित्व न होने के कारण कृषकों को दक्ष होने की कोई प्रेरणा नहीं होती थी। इससे इस बात की भी जानकारी मिलती है कि अति उपजाऊ विशाल कृषि क्षेत्र उपलब्ध होने के बावजूद सोवियत संघ में कृषि क्षेत्र का उत्पादन क्यों कम था। अब बात आती है एग्रीकल्चर की। आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि औपनिवेशिक शासन काल में कृषि क्षेत्र में न तो समृद्धि हुई और न ही समता रह पाई। स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा तथा उन्हें भू सुधारों तथा उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों के प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि में क्रांति का संचार किया। भू सुधार, अब यहाँ से यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन आया पीटी में, अब देखना मैं बताता हूँ। अभी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भूधारण पद्धति में जमींदार, जागीरदार आदि का वर्चस्व था। ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की वसूली किया करते थे। भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ा। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों को आवश्यकता हुई, जिसका मुख्य ध्येय जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों की उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा, बशर्ते उन्हें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाए। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण एक दूसरी नीति थी। यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2019 का क्वेश्चन देखना, उसमें भूमि सुधार का नीति का उद्देश्य पूछा था, जाके देखना 2019 का पीटी का क्वेश्चन है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व का अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था, और ऐसा ही उसका आंसर है, जाके देखोगे ना तो ऐसा तो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, ऐसा कुछ है।
बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा यह था कि लगभग 200 लाख काश्तकारों को सरकार से सीधा संपर्क हो गया तथा वे जमींदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। भूस्वामित्व से उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु बिचौलियों के उन्मूलन कर समानता के लक्ष्य को पूर्ण प्राप्त नहीं हो पाई। कानून की कमियों को लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े भूखंडों पर अपना स्वामित्व बनाए रखा। कुछ मामलों में काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया और भूस्वामी ने अपने भूस्वामी जो वास्तविक कृषक होने का दावा किया। कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी न्यूनतम कृषि श्रमिकों जैसे बटाईदार तथा भूमिहीन श्रमिकों को भूमि सुधार से कोई लाभ नहीं हुआ। अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून में भी बाधाएं आई। बड़े जमींदारों ने इस कानून का न्यायालय में चुनौती दी, जिसके कारण इसे लागू करने में देर हुई। इस अवधि में वे अपनी भूमि निकट संबंधियों आदि के नाम करवाकर कानून से बच गए। कानून में भी अनेक कमियां थी, जिनके द्वारा बड़े जमींदारों ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाया। केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें वास्तविक किसान के भूमि देने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थी। इसी कारण इन प्रांतों में भू सुधार कार्यक्रमों को विशेष सफलता मिली। ये चीज़ याद रखना। और इसका कारण था कि वहाँ पे उस टाइम है ना, दोनों जगह कम्युनिस्ट सरकार थी और कहीं पे लागू नहीं हुआ। आज यूपी में देख लो, मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे लोगों 80-80, 100-100 बीघा ज़मीन है। आज भी सोचो, आज भी वो जमींदार बने बैठे और उनके घर के सदस्य कोई खेती में काम नहीं करता है। वो आज भी वही जो काश्तकार है, बटाईदार है, उनसे खेती करवा रहे हैं। तो क्या हुआ, भूमि सुधार का उद्देश्य ही निसफल हो गया। दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों की सरकारों में इस स्तर की प्रतिबद्धता नहीं थी, अतएव आज तक जोतों में भारी असमानता बनी हुई है। देखो, ये भी एनसीईआरटी भी यही चीज़ बोल रहा है, तो ये चीज़ याद रखना। हरित क्रांति। स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम थी, क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिक संख्यक किसानों के पास आधारिक संरचना का भी नितांत अभाव था। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून स्तर कम होता था तो किसानों की घटनाएं होती थी, क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यह सुविधा कुछ ही किसानों के पास थी। औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति से स्थायी रूप से समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग से है, विशेषकर गेहूं तथा चावल उत्पादन में वृद्धि से। इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशकों तथा निश्चित जल आपूर्ति की भी आवश्यकता थी। इन आगतों का सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण है। बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधाओं और उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। अतः हरित क्रांति के पहले चरण में लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक सीमित रहा। ये चीज़ याद रखना। इसके अतिरिक्त HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाए। हरित क्रांति द्वितीय चरण 1970 से लेकर 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक में HYV बीजों का प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा। हाँ, वही है। और कई फसलों को लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। ये चीज़ याद रखना। अब हम अपने राष्ट्र की खाद्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं थे। इसके पीछे मैं स्टोरी बताता हूँ। क्या हुआ था कि जब उस टाइम पाकिस्तान से युद्ध हुआ था ना, तो बैक टू बैक 2 युद्ध हुए। एक 1962 में चाइना से हुआ, फिर उसी का फायदा उठाते पाकिस्तान ने 1965 में भारत में युद्ध कर दिया। अब क्या होता है कि देखो, स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी कंट्री लगातार 3-4 साल युद्ध अगर झेलता तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पूरा गवर्नमेंट का ध्यान पूरा युद्ध की तरफ होता है। तो जो प्रोडक्शन है ये सब डाउन हो गया था उस टाइम, ठीक है। दूसरी बात, उस टाइम अकाल भी थी, बरसात भी नहीं हुई थी। मुख्य जो मेन जो थे जवाहरलाल नेहरू भी ख़त्म हो गए थे उस टाइम। तो उस टाइम क्या हुआ कि भारत में फूड प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था। तो क्या हुआ कि जब भी लाल बहादुर शास्त्री थे, याद करो कि उन्होंने अपने जो प्रधानमंत्री आवास था उसमें भी खेती करना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक दिन उपवास रखना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम क्या हुआ कि अमेरिका से अनाज मंगाया गया। उस टाइम जैसी ज़रूरत थी तो अमेरिका ने ऐसा अनाज भेजा कि जो सड़ा हुआ था, पहली बात। तो फिर दूसरी बात, उस टाइम पाकिस्तान का उनका अच्छा बनता था, तो उन्होंने बोला कि हम इंडिया को अनाज नहीं देंगे, उससे अच्छा तो हम अनाज को पानी में, समुद्र में फेंक देंगे। मतलब समझ रहे हो। तो फिर उस टाइम फिर गुस्सा आता है, तो फिर लगता है कि नहीं, ज़रूरी है कि एटलीस्ट हम खाद्य के लिए आत्मनिर्भर तो बने। तो इसलिए फिर उस टाइम जो MS स्वामीनाथन है, इनका और एक नॉर्मस बोरलॉग करके थे, 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने बीजों का परीक्षण किया। फिर एक लैंड का भाई कहाँ पे इन बीजों का प्रयोग हो सकता है। फिर हरियाणा, पंजाब, ये सब चीज़ें क्षेत्र जहाँ पे नहरों का सिस्टम अच्छा हो, वहाँ पे इनका फिर बीजों को अप्लाई किया गया। तो ऐसे नहीं, हरित क्रांति के पीछे भी एक स्टोरी है।
यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करे तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन का निश्चय ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपणित अधिशेष कहलाता है। मतलब समझ में सरप्लस, जो सरप्लस होता है, जैसे मान लो कि भाई ज़रूरत इन्होंने 10 अनाज की बोरी हो गई, अब ज़रूरत घर में 1 की, तो 9 जो बचे वो मार्केट में बेच दिया। हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। इसके फलस्वरूप खाद्यान्न की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों की कीमत में सापेक्ष कमी से बहुत लाभ हुआ। हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी, जिसे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता था। और याद रखना इसी टाइम जो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया है उसकी स्थापना हुई, इसी टाइम जो है अनाज देने की प्रथा शुरू हुई थी। तो ये सब चीज़ें याद रखना। अरे उसका परिणाम यही था कि जब ज़्यादा अनाज होने लगा तो अब सवाल बात है, गवर्नमेंट कहाँ करेगी, इसको लोगों को बांटेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण इस टाइप के राशन कार्ड बनने लगे उस टाइम से, उसी टाइम से शुरू होता है ये सब सारी चीज़ें। यद्यपि हरित क्रांति से देश बहुत लाभान्वित हुआ है, पर यह प्रौद्योगिकी पूरी तरह निरापद नहीं है। एक जोखिम यह था कि इससे छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की संभावनाएं थी, क्योंकि केवल बड़े किसान ही अपेक्षित आगतों को खरीदने में सक्षम थे, जिससे उन्हें हरित क्रांति का अधिकांश लाभ प्राप्त हो जाता था। और आज भी यही है, एमएसपी का फ़ायदा बड़े किसान ही उठा पाते हैं, ये चीज़ भी याद रखना। इसके अतिरिक्त इन फसलों में कीटनाशकों के आक्रमण की भी संभावना अधिक होती है। ऐसी दशा में इस प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसानों को फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता है। सौभाग्यवश सरकार द्वारा दिए गए कुछ उपायों के कारण ये आशंकाएं सत्य साबित नहीं हुई। सरकार ने निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिए और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी, ताकि छोटे किसानों को ये आवश्यक आगत उपलब्ध हो सके। छोटे किसानों को इन आगतों की प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी समय के साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई। इस प्रकार हरित क्रांति से छोटे बड़े सभी किसानों को लाभ मिला। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थाओं की सेवाओं के कारण छोटे किसानों के जोखिम भी कम हो गए, जो कीटनाशकों के आक्रमण से उनकी फसलों को बर्बादी का कारण थे। यदि सरकार ने इस प्रौद्योगिकी का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किए होते तो इस क्रांति का लाभ केवल धनी किसानों को ही मिलता। तो इससे ये भी पता लगता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या से क्या कर सकती है। सब्सिडी पर बहस, इस पर मेंस में भी क्वेश्चन आया था। आजकल कृषि क्षेत्र को दी जा रही आर्थिक सहायता का आर्थिक औचित्य गर्म बहस का मुद्दा बन गया है। इस बात से तो सभी सहमत है कि किसानों द्वारा और सामान्यतः छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से नई HYV प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायता दी जानी आवश्यक थी। मतलब सब्सिडी दी जाना जरूरी था। किसान प्राय किसी भी नई प्रौद्योगिकी जोखिमपूर्ण समझते हैं, अतः किसानों द्वारा नई प्रौद्योगिकी को परख के लिए सहायता आवश्यक थी। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने तथा उसके व्यापक प्रचलन के बाद सहायता धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया। यद्यपि सहायकी का ध्येय तो किसानों को लाभ पहुंचाना है, किंतु उर्वरक सहायकी का लाभ बड़ी मात्रा में प्राय उर्वरक उद्योगों तथा अधिक समृद्ध क्षेत्र के किसानों को ही पहुंचता है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि उर्वरकों पर सहायकी जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इनसे लक्षित समूह को लाभ नहीं होता है और सरकारी कोष पर अनावश्यक भारी बोझ पड़ता है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मत है कि सरकार को कृषि सहायकी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है। अधिकांश किसान बहुत गरीब है और सहायकियों को समाप्त करने से वे अपेक्षित आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सहायकी समाप्त करने से गरीब और अमीर किसानों के बीच असमानता और बढ़ेगी तथा समता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा। इन विशेषज्ञों को तर्क है कि यदि सहायकी से बड़े किसानों तथा उर्वरक उद्योग को अधिक लाभ हो रहा है तो सही नीति सहायकी समाप्त करना नहीं, बल्कि ऐसे कदम उठाना जिनसे कि केवल निर्धन किसानों को ही इनका लाभ मिले। 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। यह निश्चय ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू यह रहा कि 1990 तक देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी। अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जैसे जैसे देश संपन्न होता है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। भारत में 1950 से 90 की अवधि में यद्यपि GDP में कृषि का अंशदान में तो भारी कमी आई है, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं, जो 1950 में 67.50% थी और 1990 तक घटकर 64.90% हो पाई। सोचो ये बहुत नेगेटिव चीज़ है। आज भी लोग इतने लोग लगे हुए हैं, आज लगभग 50% के समथिंग माना जाता है। एक बार देखो, इस क्षेत्र में इतनी उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा भी संभव थी। फिर इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लगे रहने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर यह है कि
उद्योग क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950-90 के दौरान अपनाई गई नीतियों की विफलता मानते हैं और यही कारण है कि इसका विरोध होता है। ये कोई काम का नहीं है। इधर आओ, एक बच गया था ये वाला। कीमत संकेतों के रूप में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि बाजार में कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होता है। यह समझना आवश्यक है कि कीमतें वस्तुओं की उपलब्धता का संकेत है। यदि कोई वस्तु दुर्लभ हो जाती है तो इसकी कीमत बढ़ जाती है और कीमतों के आधार पर उसके प्रयोग के संबंध में सही निर्णय लेने की इसके उपभोक्ताओं की प्रेरणा मिलती है। यदि निम्न पूर्ति के कारण पानी की कीमत बढ़ जाती है तो लोग इसका उपयोग सावधानीपूर्वक करेंगे। उदाहरण के लिए पानी संरक्षण के लिए वे बगीचे में पानी देना बंद कर सकते हैं। जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो हम शिकायत करते हैं और सरकार पर दोषारोपण करते हैं, परंतु पेट्रोल की कीमतें वृद्धि इसकी अधिक कमी को दर्शाती है और कीमत वृद्धि इस बात का संकेत है कि पेट्रोल कम मात्रा में उपलब्ध है। यह पेट्रोल का कम उपयोग करने और वैकल्पिक ईंधनों की तलाश की प्रेरणा देता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सहायकी कीमतों को वस्तु की पूर्ति का संकेत नहीं होने देती है। जब बिजली और पानी की सहायकी युक्त दरों पर निःशुल्क प्रदान किया जाता है तो उनकी कमी को ध्यान रखे बिना उनका फिजूल उपयोग किया जाएगा। ये बात सही है एकदम। यदि पानी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा तो किसान पानी प्रदान फसलें उगाएंगे। भले ही उस क्षेत्र में जल संसाधनों की कमी हो, इन फसलों से दुर्लभ संसाधन को भी कम हो जाएंगे। यदि पानी की कीमत दुर्लभता के अनुसार निर्धारित किया जाए तो किसान क्षेत्र के अनुकूल उपयुक्त फसलें उगाएंगे। उर्वरक कीटनाशकों पर सहायकी संसाधनों का प्रयोग बढ़ाएगी जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। सहायकी से फिजूल उपयोग को बढ़ावा मिलता है। प्रेरणा की दृष्टि से सहायकी पर विचार करें और समय से पूछें कि क्या किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदान करना आर्थिक दृष्टि से उचित है। मेरा मानना है रेशनलाइजेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सभी को मिल रहा है, वो गलत है। जो पे कर सकता है उसको पे करना देना चाहिए ना। उद्योग और व्यापार। अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं और यह कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। इनसे आधुनिकीकरण और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया। आपने पिछले अध्याय में पढ़ाया होगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे। अधिकांश उद्योग सूती वस्त्र थे, पटसन आदि तक ही सीमित थे। जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा व इस्पात की सुप्रबंधित फर्में थी। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी जिसमें विविध प्रकार के उद्योग हों। भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। हमारे नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास हमारी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था जिसमें उद्योगपतियों की मुख्य परियोजनाओं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। यद्यपि उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी। इन्हीं कारणों से राज्य को औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। उसी टाइम पीयूएसयू इनकी स्थापना होती है। इसका अर्थ यह था कि राज्य उन उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। निजी क्षेत्र की नीतियाँ सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों को अनुपूरक होगी और सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 का भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। द्वितीय योजना में ही समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिन पर राज्य का अनन्य स्वामित्व था। दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे, परंतु जिनमें नई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होती थी। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल है जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लिया जाता था। तो इसका नेगेटिव भी हुआ और जरूरी भी था उस टाइम। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। यदि उद्योगों को आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में लगाए गए तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इसके अतिरिक्त उन इकाइयों को कुछ रियायतें जैसे कर लाभ तथा कम प्रशुल्क पर बिजली दी गई। इस नीति को उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था। ये चीज़ याद रखना। मेंस में क्वेश्चन बना है। वर्तमान उद्योगों भी उत्पादन बढ़ाने विविध प्रकार के उत्पादन वस्तुओं की नई किस्मों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था।
इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक न हो। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है। लघु उद्योग, एमएसएमई इंडस्ट्री, उसके बारे में 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे करवे समिति भी कहा जाता था, ने इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्रामीण या ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाए। लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती रही है। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता था जो 5 लाख रुपये का अधिकतम निवेश करती थी। इस समय 1 करोड़ रुपये का अधिकतम निवेश किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि लघु उद्योग अधिक श्रम प्रदान होते हैं, अर्थात उनमें बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है, अतः वे अधिक रोजगारों का सृजन करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि भारत में एमएसएमई सेक्टर का अच्छे से विकास नहीं हुआ, नहीं तो बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जा सकता था। लेकिन ये बड़ी औद्योगिक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यह स्पष्ट है कि लघु उद्योगों विकास के लिए बड़ी फर्मों से उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए अनेक उत्पादकों को लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ऐसे आरक्षण की एक कसौटी है कि ये इकाइयाँ उन वस्तुओं के विनिर्माण के योग्य है, उन्हें अन्य रियायतों भी दी गई, जैसे कम उत्पाद शुल्क तथा कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण। व्यापार नीति और आयात प्रतिस्थापन, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। हमारे द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित थी। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है कि मतलब भारत ज़्यादा आयात नहीं करेगा, अपने ही घरेलू क्षेत्र में ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा और वही करेगा। इसलिए 7 योजनाओं में यही रहा, तो इसका प्रॉब्लम भी हुआ। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना है। उदाहरण के लिए विदेश में निर्मित वाहनों को आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में ही निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। इस नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योग की रक्षा की। आयात संरक्षण के 2 प्रकार थे, प्रशुल्क और कोटा। प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर है, ये चीज़ भी याद रखना। प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तु अधिक महंगी हो जाती है, जो वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करती है। कोटों में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट की होती है जिनमें आयात किया जा सकता है। प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव यह होता है कि उनसे आयात प्रतिबंधित हो जाते हैं और उनसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की रक्षा होती है। संरक्षण की नीति इस अवधारणा पर आधारित है कि विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है। ये बात सही आज भी है। जैसे एग्रीकल्चर, अमेरिका दबाव डाल रहा है कि भारत अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करे। जैसे अभी मान लो 4000 के गेहूँ बिक रहा है, ध्यान समझना है चीज़। और वहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, किसान मान लो कि अपने पूरा फैमिली के साथ कर रहा है, दिन भर लगा हुआ है। अमेरिका में एक व्यक्ति संभाल रहा है पूरे 50 बीघा के उसको मशीन के द्वारा। तो वो हो सकता है कि भारत में आराम से 2000 में भी कोई मतलब 1 बोरी बेच सकता है गेहूं की, क्योंकि उनका तो लागत ही कम है ना, मशीनों से काम हो रहा है। तो इसके कारण अब समझ बात है भारत के किसानों को नुकसान होगा ना, तो ये चीज़ भी याद रखना। यह माना जाता है कि यदि घरेलू उद्योगों का संरक्षण किया जाता है तो समय के साथ वे प्रतिस्पर्धा करना भी सीख लेंगे। हमारे योजनाकारों का भी यही आशंका थी कि यदि आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो विलासिता की वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाएगी। 1980 के दशक तक मध्य निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया था। अब देखो उस टाइम इतना योगदान था, अभी इतना है, इसके इतना था, इसके इतना, जीडीपी के योगदान की बात कर रहा है। औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां वस्तुतः उल्लेखनीय रही है। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950 से 51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में 24.6% हो गया। जीडीपी से उद्योगों में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी के विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की 6% वार्षिक संवर्धित दर प्रशंसनीय है। भारतीय उद्योग सूती वस्त्र और पटसन तक ही सीमित नहीं थे, वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्र के प्राय सार्वजनिक क्षेत्र के कारण विविधतापूर्ण बन गया था। लघु उद्योगों के संवर्धन से उन लोगों को अवसर प्राप्त हुए जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए बड़े फर्मों को प्रारंभ करने हेतु पूंजी नहीं थी। विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से उन इलेक्ट्रॉनिक व ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में देशी उद्योगों का विकास हुआ जिनका विकास अन्यथा संभव नहीं था। तो इसलिए भी भाई कभी कभी कोटा ये भी जरूरी हो जाता है, टैरिफ लगाना, ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ भी याद रखना। भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए योगदान के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्यमों के निष्पादन के लिए कड़ी आलोचना की है। इस अध्याय के आरंभ में यह प्रस्तावित किया गया था कि शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अधिक थी।
अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि सरकारी उद्यमों ने कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन प्राय उन पर एकाधिकार रखते हुए जारी रखा जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, जैसे BSNL। दूरसंचार सेवा का प्रावधान किया जाना दूसरा उदाहरण है। इस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया, जबकि देखा गया कि निजी क्षेत्र के फर्म भी उपलब्ध करा सकते हैं। मतलब सभी बात है, गवर्नमेंट हर चीज़ पे कुंडली मार के नहीं बैठना चाहिए था, पर कुछ चीज़ें ज़रूरी थी उसको करना चाहिए था। वो चीज़ें पहले जैसे तो मोबाइल घड़ी ये सरकारी बना रही थी, तो वो ज़रूरत नहीं थी ना। 1990 के दशक के अंत तक भी प्रतिस्पर्धा न होने के कारण व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन लेने में लंबी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इसका दूसरा उदाहरण मॉडर्न ब्रेड की स्थापना है, जो ब्रेड के विनिर्माण करने वाली एक फर्म है। जैसे कि निजी क्षेत्र ब्रेड का निर्माण ही नहीं कर सकता था 2001 में यह फर्म निजी क्षेत्र को बेच दी गई। मुख्य बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजना विकसित करने के 4 दशक के बाद भी इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया। केवल सार्वजनिक क्षेत्र क्या कर सकता है और निजी क्षेत्र भी क्या कर सकता है। उदाहरण के लिए आज भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के होटलों की भी व्यवस्था कर सकता है, तथापि सरकार होटल चलाती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया कि राज्य को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जिनमें निजी क्षेत्र कार्य कर सकते हैं। ये बात सही भी है। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधनों का संकेंद्रण कर सकती है जिन्हें निजी क्षेत्र को उपलब्ध नहीं करा सकते। अनेक सार्वजनिक क्षेत्रों की फर्मों ने भारी नुकसान उठाया था, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा, क्योंकि किसी सरकारी उपक्रम को बंद किया जाना कठिन है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग लगे हुए होते हैं। अगर सरकार मान लो उनको जॉब से हटाती है तो फिर सरकार के खिलाफ एनडी का समझ में तो विरोध पक्का होगा। अब विरोध होगा तो बस समझ वोट नहीं मिलेंगे, तो कभी सरकार ऐसा कदम उठा ही नहीं पाती। भले ही इसके कारण राष्ट्र के सीमित संसाधनों का निकास होता रहे, इसका अर्थ यह नहीं है कि निजी फर्मों को सदैव लाभ ही होता ही हो। वास्तव में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की फर्में मूलतः निजी फर्में थी जो हानि के कारण बंद होने की थी। उसके बाद कामगारों की नौकरियों की सुरक्षा के लिए उनका संरक्षीकरण कर दिया गया। बहरहाल नुकसान उठाने वाली निजी फर्में अपने को बनाए रखने के लिए संसाधनों का अपव्यय नहीं होने देगी। किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग किया गया। बड़े उद्योगपति नई फर्म शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि नए प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। परमिट लाइसेंस राज के अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फर्में कार्यकुशल नहीं बन पाई। उद्योगपति को अपने उत्पादन के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में और संबंधित मंत्रालय में लॉबी बनाने के समय व्यतीत करते थे। इससे बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ा। ये है करप्शन की जड़ होना, यहाँ से शुरू होती है। विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की आलोचना भी इस आधार पर की जा रही है कि यह उस स्थिति के बाद भी जारी रहा जब यह सिद्ध हो चुका था कि इससे लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होगा। आयातों पर प्रतिबंध के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता था जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते थे। उत्पादक इस बात से अवगत थे कि उनके पास एक आबद्ध बाजार है, अतः उन्हें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने की कोई प्रेरणा नहीं थी। तो ये भी बात सही है, जब कंपटीटर आएगा तभी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा ना। जब वे घटिया वस्तुओं की ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे, तब वे उनकी गुणवत्ता में सुधार करने को क्यों सोचते। आयातों की प्रतिस्पर्धा ने हमारे उत्पादों को और अधिक दक्ष बनने को बाध्य किया। कुछ अर्थशास्त्रियों का भी मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देना है। इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए। उनका मूल्यांकन उनके द्वारा कमाए गए लाभों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। संरक्षण के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि हमें विदेशी प्रतिस्पर्धाओं से उत्पादनों का संरक्षण तब तक करना चाहिए जब तक धनी राष्ट्र ऐसा करते रहे। उन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीति में परिवर्तन करने का आग्रह किया। अन्य समस्या सहित इस समस्या के कारण सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति प्रारंभ की, जो कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। निष्कर्ष क्या है चैप्टर का? भाई, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति उल्लेखनीय रही है। हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति के तुलना में विविधतापूर्ण हो गए हैं। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। भूमि सुधार का परिणाम यह हुआ है कि घृणित जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया है, लेकिन उनके अर्थशास्त्री सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन से असंतुष्ट थे। अतिशय सरकारी नियमन के कारण उद्यम बढ़ती अवरुद्ध हो गई, ये नेगेटिव पॉइंट है। आत्मनिर्भरता के नाम पर हमारे उत्पादकों का संरक्षण विदेशी प्रतिस्पर्धा से किया गया और इससे उन्हें उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रेरणा नहीं मिली, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। इससे नुकसान हुआ। हमारी नीतियाँ अंतर्मुखी थी, अतः हम एक सशक्त निर्यात क्षेत्र विकसित करने में विफल रहे, ये भी तीसरा पॉइंट है। बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के प्रसंग में यह सर्वथा महसूस किया जा रहा है कि आर्थिक नीति में सुधार करने की आवश्यकता है। हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक सफल बनाने के लिए 1991 में एक नई आर्थिक नीति शुरू की गई है। इस विषय पर अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी, जो कि अगले अध्याय में आप पढ़ोगे। ठीक है।
आप 10th क्लास की एनसीईआरटी ख़त्म करते हैं